हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में नॉलेज एंड करिकुलम जो आप हरियाणा यूनिवर्सिटी CRSU, MDU, CBLU, IGU और GJU के लिए चल रहा है, ठीक है। तो नॉलेज एंड करिकुलम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग्स हैं, जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 से, उनको हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उनको प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। और आज हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आपकी यूनिट 4 के क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। तो नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट आपके चाहे MDU हो, CRSU हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके अपलोडेड रहेंगे, ठीक है। प्लस आपको ये करना है कि जितने क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रही हूँ इनकी तो आपको 100% तैयारी करके जानी है। आप पूछते हैं मुझसे बार बार कि मैम क्या हम पास हो जाएंगे नंबर से? 100% गारंटी के साथ आप इतने क्वेश्चन से ही पास हो जाएंगे। पास क्या, आप अगर इनको अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस कर लेना। अभी क्या है, मुझे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दे सकती हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर देती हूँ। उसके बाद जब टाइम बचता है आपके लिए मेरे पास, तब मैं क्या करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसको भी एक बार रिव्यू करके जा सकते हैं। ओके, सो आज का जो क्वेश्चंस होगा यूनिट 1 यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, डिस्कस इट नीड्स। यानी कि NCF जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है या करिकुलम से भी पूछ लेता है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। इसकी नीड्स क्यों पड़ी, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो से देखा जाए इंडियन सोसाइटी में तो इसके मेन कॉन्सर्न क्या हैं, यानी कि क्यों ये बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्लियर, तो अब हम देखेंगे NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ये, ठीक है। ज़्यादातर इसी पर नोट्स आता है लिखने के लिए। जब भी NCF पूछा जाएगा आपसे 2005 ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इनको आपको नोट्स बनाकर प्रिपेयर करनी है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम NCERT कहते हैं, ठीक है। NCERT की बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज़ टू एडवाइज एंड असिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली जो NCERT है, इसने एडवाइस दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि स्कूल को लेकर कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, हमारी एजुकेशन को लेकर कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाएं, ताकि बच्चे उससे ज़्यादा बर्डन ना वेट करें अपने ऊपर, या लोड ना फील करें, ठीक है। और वो अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट में भी और स्कूल में भी, आउट ऑफ स्कूल एंड स्कूल दोनों ही जगह वो अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर रेडिकल चेंज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो NCF 2005 था, इसने क्या किया, जो भारतीय शिक्षा पद्धति है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज किया था। सम रिकमेंडेशन गिवन बाय इंडियन एजुकेशन रिव्यू जुलाई 2018, ठीक है। तो जुलाई 2018 में कुछ रिकमेंडेशन किया गया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्कूल एजुकेशंस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद द चाइल्ड्स आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे भी कोई भी छोटी क्लास का बच्चा आता है, पहली बार एडमिशन लेता है, तो अगर वो A फॉर एप्पल नहीं समझ पा रहा है, तो वो जिस तरीके से समझ पाता है वो कुछ ना कुछ तो ज्ञान लेकर आता है स्कूल में। जैसे बच्चों को घर पे प्ले स्कूल सिखाया जाता है, प्ले स्कूल भेजा जाता है, या प्ले स्कूल नहीं भेजा जाता है तो फिर भी पेरेंट्स उनको थोड़ा बहुत एडवाइस देते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चा बाहर से आता है तो एकदम ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर लेकर आता है। तो जो भी आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस है उससे जोड़कर बच्चों को स्कूल में नॉलेज देना, पहला कॉन्सेप्ट यही था कि आउटर नॉलेज को स्कूल के नॉलेज से जोड़कर उनको पढ़ाना। दूसरा, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ क्लासरूम लर्निंग सो दैट इट डज गो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। मतलब आप ये समझिए कि इन्होंने बोला कि ऐसी एजुकेशंस दो जो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड हो। ऐसा नहीं कि केवल किताबी ज्ञान उनको दे दो, बाकी उनको कुछ भी नॉलेज ना हो, ठीक है। तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी उनको पढ़ाने के लिए बोला गया, यानी कि इसको भी प्रिस्क्राइब किया गया, बताया गया। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। अब जैसे
बच्चों को रटा दो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ठीक है, पूरा एकदम थ्योरी उनको पढ़ाते चले गए, वो रट लिए, लेकिन रटिफिकेशन यहाँ नहीं करवाना है, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है जिसमें बच्चे रट कर चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों पर डिस्करेज किया गया, यानी कि उसको ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। नेक्स्ट है मेकिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन पद्धति थी, सिस्टम था, उसको कैसा किया गया, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया, ताकि वो बहुत ज़्यादा ही बच्चों के लिए क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में, क्लासरूम में, ठीक है, वो अच्छे से ही इन सब चीज़ों को समझकर एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। फिफ्थ, डेवलपिंग अ पार्टिसिपेटरी स्कूल्स आइडेंटिटी कंसिस्टेंस विद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे लोकतांत्रिक, ठीक है, बच्चों को क्लास में कैसे नर्चर करें, कैसे उनका पालन पोषण करें। तो ऐसा नहीं कि आप एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, डेमोक्रेटिक, जैसे लोकतांत्रिक की तरह ही। जैसे इंडिया में क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट चुनती है ना, तो अब पूरी पब्लिक को क्या बोला जाता है यहाँ पर कि ये बंधुत्व भाईचारा है, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालांकि होता है वो अलग बात है, बट करना नहीं चाहिए। हमारा जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यही कहता है। तो इसी तरीके से जो पॉलिसीज बनाई गई है वो भी ये बोलती है कि बच्चों के साथ भेदभाव ना करके उनको साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम रखना है, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए कि उनके साथ इग्नोरेंस हो रही है उनके लेवल को लेकर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान दिए गए NCF 2005 के लिए। अब नीड क्यों पड़ी, कैरिकुलम, नीड ऑफ कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। फर्स्ट है NCF 2000 वाज इनिशिएटेड स्पेसिफिकली टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कैरिकुलम लोड ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो होता क्या था, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, हर एक सब्जेक्ट की बुक्स को लेकर जाना है, नोटबुक लेके जानी है, इतना ज़्यादा उन पर बर्डन होता था, ठीक है। उसके बाद घर में भी होमवर्क बहुत ज़्यादा दे दिया जाता था, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा। तो उनके बर्डन को कम करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या प्रेफर किया, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। तो बच्चों को लोड कम करना है, ऐसा करिकुलम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं HRD, इन अर्ली 1990s हैड एनालाइज दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने बच्चों पर यह देखा कि बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन का बर्डन हो रहा है, तो इसको HRD डिपार्टमेंट ने क्या किया, एनालाइज किया। उसके बाद इन्होंने इसको क्या किया, मूव किया, शिफ्ट किया लर्निंग विदाउट बर्डन से, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को शिफ्ट किया। एंड मोर बियॉन्ड द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक एज द बेसिस फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है। और एग्जामिनेशंस के तौर पे अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी उसको समझाया गया कि यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ही क्वेश्चंस उनको रखा जाए, उनसे पूछा जाए, आउटर नॉलेज से भी उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, ठीक है। To meet change in the social ethics which place stress on children to become aggressively competitive and exhibit precocity, ठीक है। To meet change in social ethics, जो सामाजिक इथिक्स थे, ठीक है, उसमें भी चेंज किया गया ताकि बच्चों पर कम स्ट्रेस जा सके, यानी कि उन पर ज़्यादा दबाव ना हो किसी भी कंपटीशन को लेकर। अब इसको इस चीज़ से समझना, जैसे सोसाइटी में बोला जाता है कि अच्छा उनका बच्चा तो पढ़कर ऐसे बन गया, ऐसा बन गया, तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस चीज़ को खारिज करती है, ठीक है। टू चेंज इन द मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल कैरिकुलम, जो स्कूल कैरिकुलम के मैटर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको भी चेंज किया गया। टू हैव अ रेलिवेंट, फ्लेक्सिबल एंड रेलिवेंट कैरिकुलम, उनके लिए एक ऐसा करिकुलम बनाया गया बच्चों के लिए कि जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट और फ्लेक्सिबल हो। टू मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशंस, और एजुकेशंस के सिस्टम को क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, यानी कि अब आधुनिक तरीके से कर दिया गया। तो मेन यहाँ पर यही था कि एजुकेशन सिस्टम को क्या बनाना था, रेलिवेंट बनाना था, फ्लेक्सिबल बनाना था, मॉडर्नाइज करना था, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन करना था, स्ट्रेस फ्री करना था। तो ये सारी चेंजेस करने के लिए ही हमें NCF 2005 की नीड पड़ी, ठीक है। तो नीड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं NCF पर अगर कभी आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल दे तो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 was the outcome of wide ranging deliberations and collecting endeavors। और नेशनल
steering committee was set up under the chairperson of Professor Espal, who is eminent scientist and scholar. ठीक है, अगर स्टीयरिंग कमेटी का पूछा जाए कि किसने सेटअप किया था, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय प्रोफेसर एस्पाल. ठीक है, ये कौन थे? एक एमिनेंट साइंटिस्ट और स्कॉलर थे. द कमेटी कंप्राइज 35 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स एंड टीचर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेल नोन एनजीओ एंड मेंबर ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, तो इस जो कमेटी में थे, जो ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन्स थे प्रोफेसर एस्पाल जी. ठीक है, उस कमेटी में 35 मेंबर्स थे. ये 35 मेंबर्स कहाँ से थे? स्कॉलर्स थे, जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे. ठीक है, या एनजीओ से थे. ठीक है, या एनसीईआरटी की कुछ मेंबर थे. इट वर्क वॉज supported by 21 national focus group concerning major area of curriculum, national concern and systematic issue. ठीक है, अब जो ये कमेटी बनी थी, इसका वर्क क्या था? इसका काम था सपोर्ट करना. क्या सपोर्ट करना? 21 नेशनल फोकस ग्रुप को सपोर्ट करना. ठीक है, किस फील्ड में? मेनली क्या था? मेजर एरिया ऑफ कैरिकुलम, नेशनल कंसर्न एंड सिस्टमैटिक इशू. ठीक है, तो सिस्टमैटिक इशू पर और करिकुलम पर इस 21 नेशनल फोकस ग्रुप पर मेन सपोर्ट किया किसने? स्टीयरिंग कमेटी ने, जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर एस्पाल. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले हमने एनसीएफ देख लिया, उसके बाद हमने नीड्स देख ली कि क्यों इसकी नीड पड़ी. देन आता है ऑब्जेक्टिव, यानी उसके उद्देश्य क्या हैं. करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. कैसा होना चाहिए? बच्चों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए. इट शुड प्रोवाइड अ फुलनेस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट. स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मतलब फुली एक्सपीरियंस बना देना चाहिए. इट शुड मेक प्रोविजन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. ऐसे सिद्धांत और वैल्यू या मूल्य रखे जाएं जो कि एक्सेप्टेबल हों, जो फ्लेक्सिबल हों थोड़ा, जिससे बच्चे को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल. हमारी जो ज़रूरतें हैं डेली लाइफ की, ठीक है, अगर उनसे जुड़ा हुआ करिकुलम होगा तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. डेवलप अ रेशनल आउटलुक. द करिकुलम शुड ले एम्फेसाइज ऑन SUPW. It should be able to promote social justice, democratic values and national integrations. It should help in self-experience and expressions and in physical development. ठीक है, तो याद रखना है कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए फुली एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, ताकि बच्चों को जो भी प्रिंसिपल्स या वैल्यूज हों वो एक्सेप्टेबल हों. ठीक है, लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए. रेशनल आउटलुक को डेवलप करना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर किस पर देता है? ये SUPW पर जोर देता है. ठीक है, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करता है. सेल्फ एक्सपीरियंस में ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है कि हम अपने आप को रियलाइज कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो सके. तो उसको भी मेन ऑब्जेक्टिव्स में रखता है NCF. ठीक है, और ये कैसा होता है? वेल इंटीग्रेटेड होता है. ठीक है, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी इन द होल प्रोग्राम. और जितने भी हमारे होल प्रोग्राम होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कराना चाहिए. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? NCF 2005 के. गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005 आर. जब भी आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005. ठीक है, तो जो रिकमेंडेशंस थे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 रिकमेंडेशंस, इसे ही याद रखना गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में. पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. ठीक है, जो स्कूल के बाहर की दुनिया है उससे हमारे ज्ञान को स्कूली ज्ञान से कनेक्ट करना. इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड. जो रटिफिकेशन है उससे लर्निंग को शिफ्ट करना. इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक. ठीक है, केवल टेक्स्ट बुक को ही ध्यान में रखकर उनको नहीं प्रोवाइड कराना है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है. मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ. ठीक है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड बनाना है. नर्चरिंग एन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री. ठीक है, नर्चरिंग एन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न.
तो कैसे नर्चर करना है, एक तरीके से याद रखना, डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो कंट्री की है हमारे, उसी के साथ ही हमें बच्चों को नर्चर भी करना है पूरी क्लासरूम में। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए 2005 के। कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थे हमारे आज की लाइफ को लेकर, ठीक है, इंडियन सोसाइटी को लेकर। सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन मेड फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल्स एजुकेशन आर एज फॉलोज। तो कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी हैं, ये भी देख लीजिए। फर्स्ट है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग फॉर्मल टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एट दिस लेवल। ठीक है, ये इंश्योर करना कि जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल में आने से पहले शिक्षा दी जाती है, वो उन तक अवेलेबल हो, वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके इस कंट्री में। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर्मल टीचिंग एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एट दिस लेवल। तो स्कूल से पहले का जो सिस्टम होता है, यानी जो बच्चे होते हैं वो इस लेवल के नहीं होते हैं कि उनको हम टेस्ट करें या टीच करें, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लेवल से। तो उनको क्या करना है, प्री स्कूल एजुकेशन जरूर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन विद लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ प्राइमरी स्टेज। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्टेज का पहला साल होता है, जिसे हम बोलते हैं नर्सरी एंड केजी या LKG UKG, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ इनमें कराना चाहिए बच्चों से। किस फॉर्म में, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अदर एक्टिविटीज़ के फॉर्म में। ठीक है, यानी वो लैंग्वेज उनको कैसा सिखाना चाहिए, मैथमेटिक्स उनको कैसा सिखाना चाहिए, तो ये सब ऐसा सिखाना चाहिए कि उनको उनके बाहरी लाइफ से रिलेट करके, इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एजुकेशंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशंस एंड वर्क एजुकेशन इनटू द आर्ट ऑफ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लिविंग एट द प्राइमरी स्टेज। ठीक है, और प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को क्या क्या देना चाहिए शिक्षा, तो आर्ट एजुकेशंस, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के बारे में भी उनको शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन अबाउट रिलीजन एंड इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिलीजियस टू बी इम्पार्टेड एट ऑल द स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे स्कूल में शिक्षा दी जाती है, किसी भी स्टेज पर बच्चों को धर्म और धर्म के अलग अलग जो मूल्य हैं, हर एक धर्म के बारे में, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को अलग ही रखना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू द सेकेंडरी स्टेज। अब जब बच्चे सेकेंडरी स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देना चाहिए। ब्रिंगिंग मैथमेटिक्स क्लोजर टू लाइफ एंड सेटिंग अप द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट इन द एग्जिस्टिंग साइंस लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, जब वो सेकेंडरी स्टेज पर होते हैं तब उन्हें मैथमेटिक्स, ठीक है, लाना चाहिए क्लोजर टू लाइफ एंड सेटिंग अ मैथमेटिक्स कॉर्नर। ठीक है, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि डे बाय डे लाइफ में हमारे मैथमेटिक्स का रोल हर जगह है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को क्लोज लाना चाहिए उनकी लाइफ के, और उनकी लाइफ में एक इसके लिए कॉर्नर सेट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इस टाइम पर समय चल रहा है, ये कैसा है, साइंस का समय चल रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज तक ये सब बच्चों में डेवलप कर देना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ थीमेटिक अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस अप टू द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और सोशल साइंस को भी सेकेंडरी स्टेज में बच्चों की ऐड कर देना चाहिए। तो ये था हमारा NCF के बारे में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाता है कि व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ NCF 2005, तब आपको कुछ यही सब पॉइंट्स, आपको जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया है, यही सब चीज़ें लिख देनी है कि बच्चों के सब्जेक्ट की कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशनल प्लानिंग करके ही उनको शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन करना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से जो भी नॉलेज है उनके पास आउटर स्कूल से, तो उसको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन को यहाँ पर फिनिश करना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिव लर्नर उनको बनाना चाहिए, एक्टिव लर्नर बनाना चाहिए, ना कि रट्टाफिकेशन से वो चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके मेरिट्स होते हैं NCF 2005 के। तो यही सब आपको पॉइंट वहाँ पर लिख देने हैं। बेसिकली अगर आप समझ लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में NCF रोल प्ले करता है, NCF के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चंस आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग तैयार हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे करिकुलम क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।